चलिए, पार्ट 1 के अंदर हमने एक अच्छी खासी कवरेज फाइनेंस लीज की ऑलरेडी कर ली थी। अब हम इस पार्ट के अंदर आगे की डिस्कशन करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज, जिसके बाद मैंने आपको कुछ टर्म्स सिखाए थे, जिसके अंदर आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक वर्ड था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नेट इन्वेस्टमेंट, या आप उसे बोलो कॉस्ट, या आप उसे क्या बोल सकते हो, फेयर मार्केट वैल्यू। और ये किसके इक्वल था, पीवी ऑफ एमएलपी प्लस पीवी ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। और ये क्या था आपका, पीवी ऑफ रेंट और पीवी ऑफ गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ये आपको याद रखना था। चलिए, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ लेसी की बुक्स में हम इसकी क्या अकाउंटिंग करते हैं। देखिए, लेसी की बुक्स में इसको मैंने आपको बताया था, फाइनेंस लीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो आपको ये लीज एग्रीमेंट दिख रहा है, बट आपने एग्रीमेंट इस तरीके से किया हुआ है कि लेसी को हम क्या बना देते हैं, ओनर, और जो लेसर है वो असेट को क्या कर रहा है, सोल्ड आउट। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दिस इज बिकॉज ऑफ समवॉट सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ठीक है, चलिए, तो इन द बुक्स ऑफ लेसी हम असेट रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, असेट अंडर फाइनेंस लीज, असेट अंडर फाइनेंस लीज टू लेसर। अब आप देखिए, इसके अंदर एक दो बातें जो नोट करने वाली है। लेसर को मैंने क्या बना दिया, अपनी लायबिलिटी, असेट है डेबिट किया, लेकिन सिर्फ असेट डेबिट नहीं किया, मैंने लिखा है अंडर फाइनेंस लीज। ये AS 19 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। AS 19 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने कोई एसेट फाइनेंस लीज के अंदर लिया है तो उसे आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसलिए हम सिर्फ असेट ना लिख के असेट अंडर फाइनेंस लीज लिखते हैं। ठीक है, अब ये एंट्री जो है वो कौन से अमाउंट से होगी, ये होगी आपकी लेसी क्या पे करता है, MLP, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट या फेयर मार्केट वैल्यू इन द बिगिनिंग, जो भी दोनों में से लोअर हो, विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में से लोअर है उस पर हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, पीवी ऑफ एमएलपी और एफएमवी इन द बिगनिंग। उसके बाद क्या होगा, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज बाय लेसी। हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो कौन चार्ज करेगा, लेसी चार्ज करेगा। एंड सेकेंडली, एवरी लीज पेमेंट, हर लीज पेमेंट को विल बी बाइफरकेटेड इनटू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। हर लीज पेमेंट को हम बाइफरकेट करेंगे कि उसमें हम कितनी प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं और कितनी इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये जो मैंने लिख दिया, इसको मैं समझाने के लिए आपके साथ एक एग्ज़ाम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, उस एग्जाम्पल से आप समझेंगे भी, और ये एग्ज़ाम क्वेश्चन भी है जो आता है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए, एग्ज़ाम क्वेश्चन जो मेरे सामने है आप इसे नोट करिए ज़रा साथ साथ। सपोज हमारे पास एक लीज है, लीज का टेन्योर है 4 इयर्स का। ठीक है बेटा, उसके बाद जो फेयर मार्केट वैल्यू है बिगिनिंग में लीज के, वो है आपका 16 लाख। ठीक है, इसके बाद आपका जो लीज रेंट हम पे करते हैं वो हमें गिवन है 5 लाख पर एनम। ठीक है, इसके बाद गारंटेड आपकी गलत नहीं होगी बेटा, लास्ट वीडियो में स्पेलिंग गलत हुई है बस।
गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आपका कितना है 1 लाख और रेजिडुअल वैल्यू आपको गिवन है 3 लाख। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको गिवन है इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट 14.97%। ठीक है जी। उसने आपको बोला है कि आप लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग करिए, डू अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेसी क्या निकालेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, यस और नो। अब वो हर साल कितना अमाउंट पे कर रहा है, वो हर साल पे कर रहा है 5 लाख रुपीस। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा ईयर, अमाउंट, पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। आप वैसे भी निकाल, जैसे मर्जी निकाल लो, बस निकालना है मेन आपको। ईयर 1 2 3 4, रेंट हर साल कितना जा रहा है 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। और यहाँ पर लास्ट ईयर में 5 लाख के साथ 1 लाख रुपए ये भी जाएगा, तो कितना हो गया 6 लाख रुपीस। अब आप पीवी फैक्टर निकालेंगे 14.97% से, तो वो मेरे पास गिवन है 0.8698, 0.7565, 0.6580, 0.5724। ठीक है, अब मैं इसको अमाउंट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ रहा है 434,900, 378,250, 329,000 एंड 343,400। तो ये मेरे पास आ गया 1485590। ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP। अब अगर मैं देखूं फेयर मार्केट वैल्यू वो कितनी है 16 लाख। FMV अगर आप देखते हैं तो दैट इज 16 लाख। हमें दोनों में से क्या लेना है, हमें दोनों में से लोअर लेना है, तो 14,85,590। तो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे असेट अंडर फाइनेंस लीज डेबिट टू लेसी 14,85, सॉरी टू लेसर, $14,85,590। $14,85,590। ठीक है जी, ये आ गया टू लेसर आपके पास। अब मेन बात है कि कैसे हमें इसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को बाइफरकेट करना है, वो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसके लिए हमने एक टेबल तैयार करते हैं, पर्टिकुलर्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट या लीज पेमेंट, जो भी आप कहते हो उसे, लीज पेमेंट। अब ध्यान से देखिए ज़रा, सबसे पहले जो आपने असेट को रिकॉर्ड किया वो कितना किया 14,85,590। तो टोटल प्रिंसिपल जो आपका है, टोटल प्रिंसिपल वो कितना निकल के आता है 14,85,590, ये निकल के आता है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इसी अमाउंट पे चार्ज होगा, 14,85,590 का 14.97%। तो अगर मैं करता हूँ 14,85,590 का 14,85,590 14.97%, तो ये आता है 222,392। हाँ,
392। अब आप देखिए फर्स्ट ईयर की लीज पेमेंट मेरी कितनी है, 5 लाख रुपए। 5 लाख में से 222,392 मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो मैंने प्रिंसिपल की रीपेमेंट कितनी कर दी, 277,607। 277,607। ये ईयर 1 का कमाल है। ईयर 1 के अंदर आपने 5 लाख पे किया, जिसमें आपका इंटरेस्ट इतना था और प्रिंसिपल इतना था, तो जो आपका बैलेंस बचा ईयर 1 के बाद 14,85,590, वो बचा 12,07,982। 12,07,983, ठीक है। अब अगले साल आपको इसी पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 12,07,983 का 14.97%, समझ में आया, का 14.97%, 180835, चेक कर लें, हाँ जी यही आ रहा है, 180835। प्रिंसिपल आपका कितना है, 5 लाख है, माइनस 5 लाख, तो ये आया 319,164। 319,165 ही ले लेता हूँ मैं इसे। तो ईयर 2 में आपने इतना प्रिंसिपल रीपे किया, तो आपका जो बैलेंस बचा 120,7983, वो बचा 4 × 8 18। अब अगले साल का जो इंटरेस्ट है वो हम पे करेंगे इसके 14.97% पे, इंटू 14.97%, 133,056, 133,056 यही आ रहा है। 5 लाख आपका प्रिंसिपल था, तो आप जब इसे माइनस करेंगे तो ये आया 36,944, ठीक है। ये आपने पे किया ईयर 3 में। उसके बाद जो बैलेंस बचा 18521,874, ठीक है जी। अब लास्ट ईयर जो अमाउंट पे होना है वो कितना पे होना है, 6 लाख रुपीज़। ऑब्वियसली उसमें सारा का सारा तो प्रिंसिपल होगा ही होगा, तो जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो क्या होगा हमारा, 78125 इंटरेस्ट, 781, राउंड ऑफ करने के लिए मैं इसे 6 ले लेता हूँ। तो ये आपका हर साल इतनी इतनी हम प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं और इतने इतने इंटरेस्ट। अब देखिए इसको रिकॉर्ड किस तरीके से करना है। एक बार हमारा वर्किंग नोट बन गया, हमने पहले इसे रिकॉर्ड कर लिया। अब देखिए हर साल हम इंटरेस्ट की सबसे पहले एंट्री डालेंगे ईयर 1, और ये आपने देखा हो अगर हायर परचेज में जैसे आप नोट बनाते हैं ये वैसा ही है। ईयर 1 में हमने इतना इंटरेस्ट पे किया 222,392, तो एंट्री डलेगी इंटरेस्ट डेबिट टू, किसको पे करना है अमाउंट, लेसर को, कितना, 222,392 ईयरली एक्सपेंस है। अब इसके बाद हमने पेमेंट कितनी करी, लेसर डेबिट टू बैंक 5 लाख। अब आप खुद समझिए 5 लाख आपने पेमेंट करी, जिसमें इंटरेस्ट का भी आपने 222,392 पे किया है, तो बैलेंस जो है वो ऑटोमेटिकली कहाँ से रिड्यूस हो रहा होगा, जी हाँ एकदम सही कह रहे हैं आप, कहाँ से, प्रिंसिपल से। फिर ईयर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, एंट्री डालेंगे 180,835 से, इंटरेस्ट डेबिट टू लेसर कितने से, 180,835, यही था आपका। तो आपका क्या होगा यहाँ पर, लेसर डेबिट टू बैंक कितना, 180,835,
ये इतने से नहीं होगा, कितने से होगा ये 5 लाख से पूरे, जिसमें 180,835 इंटरेस्ट में रिड्यूस हो गया और बाकी जो है आपका कहाँ रिड्यूस हो गया, प्रिंसिपल के अंदर। ईयर 3 के अंदर अगर आप देखेंगे 133,056 आपका इंटरेस्ट है ईयर 3। तो इंटरेस्ट डेबिट टू लेसर 133,056 और उसके बाद फिर वही लेसर टू बैंक, कितने से 5 लाख से। तो हर साल इंटरेस्ट पेमेंट होती जा रही है, ईयरली एक्सपेंस हम बुक करते जा रहे हैं और रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो हमारा कहाँ से कम होता जा रहा है, ईयर 4 में प्रिंसिपल में से। इंटरेस्ट डेबिट टू लेसर 78,126 और इसके बाद लेसर टू बैंक 78,126 ठीक है जी। तो ये आपने अकाउंटिंग करी किसकी बुक्स में, लेसी की बुक्स में। और आप देखिए मैंने क्या कहता, एवरी लीज पेमेंट विल बी बाइफरकेटेड इनटू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो आपको समझ में आ गया कि हमने किस तरीके से उसे बाइफरकेट किया, इंटरेस्ट में और प्रिंसिपल में। ये आपने अकाउंटिंग करी है किसकी बुक्स में, ये अकाउंटिंग हमने करी है लेसी की बुक्स में। अब आती हैं बुक्स ऑफ लेसर। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो आप अपना, आपको उसकी एंट्री पता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बुक्स ऑफ लेसर कि वो किस तरीके से डील इन की जाएंगी। देखिए बुक्स ऑफ लेसर के अंदर वो एक तरह से असेट को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या एंट्री डालेंगे, लेसी से पैसा लेना है, वो डेटर बना दिया, लेसी डेबिट टू असेट गिवन अंडर फाइनेंस लीज। असेट को हमने कहाँ दिया, फाइनेंस लीज में, ठीक है जी। और यहाँ पर ये जो एंट्री होगी वो किससे होगी, दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम नेट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं, या कॉस्ट ऑफ असेट भी बोलते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ भी एवरी ईयर रिसीट विल बी बाइफरकेटेड इनटू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। हर साल की रिसीट को हम प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट में बाइफरकेट करेंगे, ठीक है। अब वो किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ जो आपके पास था, इसी को हम करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा बेशक दोबारा। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लेसर। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या बोला, आपको किस पे रिकॉर्ड करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे, विच इज़ नेट इन्वेस्टमेंट, फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ असेट। तो सीधा आपने पहली एंट्री डाली, लेसी डेबिट टू असेट अंडर फाइनेंस लीज क्या होगा बताइए, कितने से, 16 लाख रुपए की है वैल्यू। यहाँ अंडर फाइनेंस लीज लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप असेट भी लिखते हैं तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। 16 लाख रुपीज़ से हो गया। अब हमें क्या करना है, हर ईयर की पेमेंट को बाइफरकेट करना है, किसमें, इंटरेस्ट के अंदर एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर। तो ध्यान से देखिए, ईयर इंटरेस्ट प्रिंसिपल टोटल। पहले साल की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर, आपको इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा, 16 लाख पे 14.97%, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेक करूं, 16 लाख का 14.97%,
239,520, जी हाँ 239,520। टोटल कितना है 5 लाख। तो प्रिंसिपल यहाँ पर जो मिल रहा है वो कितना है 260,480। तो ईयर 1 के अंदर लेसी क्या एंट्री डाल देगा कि भाई मेरे को इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो लेसी से मिलनी है डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिलना है 239,520, 239,520 यही इंटरेस्ट मिलना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, हम पेमेंट कर देंगे बैंक से, इसको रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी कितने से 5 लाख, 5 लाख। समझ में आया। फिर ऐसे ही ईयर 2 में, अब ईयर 2 में आप देखिए 16 लाख में से उसने 260,480 पे कर दिया है, तो उसे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1339,520 पे। इसमें मिलेगा कितना 14.97%, ठीक है। तो इसका 14.97% इंटरेस्ट 200,526। टोटल यहाँ पे कितना है 5 लाख माइनस 5 लाख, तो ये आ गया 299,474, ठीक है। तो इस साल क्या होगा बताइए, ईयर 2 सेम वे, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा, जी हाँ। लेसी डेबिट टू इंटरेस्ट कितना 200,526, 200,526, और फिर पेमेंट हो जाएगी बैंक डेबिट टू लेसी कितना पूरी 5 लाख, 5 लाख पेमेंट रिसीव हो गई। फिर ईयर 3 के अंदर अब 1339,520 में से 299,474 माइनस कर देंगे तो कितना बचा 10,400,46 का 14.97%, 155,694, 155,694, 5 लाख है यहाँ पर। तो आप इसी तरीके से करते रहेंगे, उसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, आप देख सकते हैं। तो दिस विल बी 344,306, यही आ रहा है भाई। ईयर 4 अब आपने 10,400,46 में से 344,306 प्रिंसिपल हो गया, तो ये कितना बचा 695,740। अब देखिए लास्ट ईयर के अंदर यहाँ पर सिर्फ देखो, आप समझो 5 लाख तो इंस्टॉलमेंट आनी है, 1 लाख गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू आनी है। बस इसमें एक चेंज ये है जिसकी वजह से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा था, रेजिडुअल वैल्यू 3 लाख है जिसमें से 1 लाख गारंटीड है, तो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 2 लाख। जो अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है वो भी तो लेसर को रिसीव होती है, चाहे खुद ही होती है। तो 6, यहाँ पर कितना आ गया आपका 8 लाख, जिसमें से जो प्रिंसिपल हुआ 695,740, और ऑटोमेटिकली जो बैलेंस है वो हमारा क्या निकल आएगा इंटरेस्ट, दैट इज 104260। यहाँ पर सिर्फ 5 लाख और 1 लाख नहीं लेना, बस ये जरूर ध्यान रखना है 2 लाख, क्योंकि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू इज ऑल्सो रिसीवेबल बाय लेसर हिमसेल्फ, ठीक है। तो उसकी आप इस तरीके से एंट्री कर देंगे। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग करते हैं इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड इन द बुक्स ऑफ लेसी। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं।
पहले कॉन्सेप्ट समझिए। एक कुछ कॉन्सेप्ट होता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सिंपल है, जो भी आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उसमें से माइनस कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप क्या क्या नाम देते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ। सपोज फेयर मार्केट वैल्यू है 20 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू है आपकी 20 लाख। लीज पीरियड है हमारे पास 5 साल का। उसके बाद लीज रेंट जो है वो हमारा जाता है, कितना है भाई, हाँ 5 लाख, ठीक है। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वो हमें गिवन है 1 लाख और रेजिडुअल वैल्यू हमें गिवन है 2 लाख। ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर आप देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो टोटल अमाउंट रिसीवेबल है, अच्छा सॉरी रेट ऑफ रिटर्न भी होगा ना इसमें, इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है इसमें 15%। देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, जो भी टोटल अमाउंट रिसीव होना है तो 5 लाख 5 सालों में मिलने हैं, प्लस गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, ये तो किस क्या हो गया, MLP मिनिमम लीज पेमेंट, प्लस क्या मिलती है अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू विच इज़ 2 लाख माइनस 1 लाख। तो ये आपका कितना आ गया 27 लाख विच इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, ठीक है, जो कि आपको पता है किसके इक्वल होती है, फेयर मार्केट वैल्यू की। तो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे FMV लोना कितना है 20 लाख, आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकालोगे तो भी वो आपको सेम ही आनी। तो अब यहाँ पर जो आपका अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है वो आपकी कितनी आ गई 7 लाख, ठीक है जी। बट अगर हम एक बार चेक करें कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या सही में ये आ भी रही है, चलिए चेक कर लेते हैं। ओहो, देखिए तो मैंने इसे चेक किया, ईयर 1 2 3 4 5, अमाउंट कितना है जी 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, और लास्ट ईयर में कितना है 7 लाख। PV फैक्टर कितने परसेंट से लेने हैं, 15% से लेने हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 0.8695, 0.7561, 0.6575, 0.5717, 0.4971, ठीक है। अब इसको मैंने अमाउंट को निकाला 5 लाख इंटू 0.8695, 434,750, ठीक है। 5 लाख इंटू 0.7561, 378,050, ठीक है। 5 लाख इंटू 0.6575, 328,750, 0.5717 इंटू 5 लाख 285,850, 0.4971 इंटू 7 लाख 347,970। अब आपने इसका टोटल किया
और आपने कहा सर आपने तो गलत पढ़ा दिया, 434750 378050 328750 285850 347970। अब अगर आप देखो तो ये कितना आ रहा है, 1775370। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी आ रही है, 1775730, विच इज नॉट इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू। जी हाँ, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नेट इन्वेस्टमेंट विच इज इक्वल टू कॉस्ट, और कॉस्ट इज जनरली फेयर मार्केट वैल्यू। अब जरा इस चीज से पर्दा उठा लीजिए, अभी तक मैं आपको इन चीजों में डिटेल में इसलिए नहीं लेके जा रहा था, कंफ्यूज हो जाते हैं वहां पे खामखा। अगर क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है, कॉस्ट गिवन नहीं है, कॉस्ट जनरली फेयर मार्केट वैल्यू के इक्वल होती है, बट ब्लाइंडली आपको विश्वास नहीं करना कि आपका फेयर मार्केट वैल्यू ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी। ये आपका हो गया कट। तो आपका यहाँ जो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी 27 लाख माइनस 1775370 924630। समझ में आएगा? तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, कोई इसमें डाउट ना हो। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट। ये तो होगा इज जनरली, मतलब अगर फेयर मार्केट वैल्यू गिवन है तो आप एक बार चेक कर लो। बात समझ में आई? जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको फंसा दिया, समझ में आया? चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल एंड लीज बैक। चलिए अब उससे पहले ये स्लाइड है, जितना भी आपने पढ़ा है आपकी रिवीजन के लिए, ये स्लाइड आपको चाहिए तो आप मेल करके मुझसे मंगा सकते हैं अपनी मेल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। आप मेरे नंबर पे मेल कर दीजिए, मेल आईडी मैं भी आपको प्रोवाइड करता हूँ एंड में। या आपने फाइनेंस लीज तक पढ़ लिया। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज ये बड़ा नॉर्मल है, इसके अंदर आप जैसे लेसर जो है उसे रेंट रिसीव की एंट्री डालेगा और लेसी जो है रेंट पेड की, सारा फाइनेंस लीज था। ये बेसिकली मैंने इसलिए स्टार्ट किया, मुझे अब आपको टॉपिक करवाना है सेल एंड लीज बैक का, ठीक है? देखिए सेल एंड लीज बैक बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है। अच्छा मैं आपको बता रहा था मेल आईडी, और मेल आईडी इज MBA चंदन पोदार। आपको ये स्लाइड चाहिए तो आप इस पे मेल कर दीजिए, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है? देखिए सेल एंड लीज बैक नाम से ही पता लगता है कि हमने किसी को अपना असेट, जैसे एविएशन सेक्टर का एग्जांपल देता हूँ, एयर इंडिया। एयर इंडिया ने क्या किया, अपने प्लेन्स को सेल आउट किया, और सेल आउट करते समय ही एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम इस असेट को वापस आपसे ले लेंगे ऑन लीज। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि सपोज मेरे पास एक असेट है जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है, वो मैंने आपको बेच दी, और मैं आपसे एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि मैं उसे आपसे वापस रेंट पे लूँगा, जिसका मैं साल का से 5 करोड़ रुपए रेंट दूंगा। तो एक बार जब मैं आपको सेल करूँगा तो मेरे पास 100 करोड़ रुपीज़ तो रियलाइज हो गए। अब मेरी ईयरली रेंटल पेमेंट 5 CR की जानी है, वो एक सेपरेट इशू है, बट एक बार जो मेरे पास सरप्लस आया दैट आई कैन यूज़ फॉर अदर एक्टिविटीज़। तो इसलिए आज के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जस्ट बड़े ऊपर से मैं इसे दिखा रहा हूँ आपको, इसे आप सिंपल रीड भी करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा।
अगर आपकी लीज बैक फाइनेंस लीज है, मतलब मैंने एसेट आपको सेल आउट किया और आपसे वापस लीज पर ले रहा हूँ फाइनेंस लीज, और आपको पता है अगर मैं आपसे आप पे वापस ले रहा हूँ इन द नेचर ऑफ फाइनेंस लीज, तो मैं लेसी क्या बन गया, फाइनेंस लीज में लेसी दोबारा क्या होता है, ओनर। तो मतलब कहीं ना कहीं लीज बैक करके फाइनेंस लीज पे वापस लेना एक दिखावटी ट्रांजैक्शन है। इसलिए देखो, जब भी किसी भी दिखावटी ट्रांजैक्शन को हमें तोड़ना होता है, एक उसका इमीडिएट इम्पैक्ट को रोकना होता है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है अकाउंट्स में उस चीज को हम डेफर कर दें। देखिए क्या लिखा है, इफ लीज बैक इज फाइनेंस लीज एनी प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेल प्रोसीड, जो मैंने आपको सेल किया तो जो भी मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा उसे मैं इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, नॉट बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, मैं उसे डेफर करूंगा ओवर लीज टर्म। मतलब अगर सपोज मैंने 100 करोड़ की बुक वैल्यू का असेट आपको 120 करोड़ का बेचा, तो जो मुझे 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है उसे मैं ईयर 1 रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। मैंने आपसे लीज बैक लिया है, फाइनेंस लीज है, तो जितने पीरियड फाइनेंस लीज का है उसमें मैं इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैंने वापस फाइनेंस लीज पे लिया तो डेप्रिसिएशन मैं ही चार्ज करूंगा, तो जिस जिस रेशो में मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा उस रेशो के अंदर मैं उस 20 करोड़ के प्रॉफिट को डेफर करूंगा। बात समझ में आ गई? तो सेल एंड लीज बैक इज अ फाइनेंस लीज, प्रॉफिट लॉस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं करना, वो ओवर द लीज पीरियड इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। इफ लीज बैक इज ऑपरेटिंग लीज, मतलब मैंने आपको असेट बेचा और वापस आपसे लीज पे ले लिया, और वो लीज कौन सी है, ऑपरेटिंग नेचर की। उसने बोला प्रॉफिट और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इफ सेल प्राइस इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू। यहाँ 3 केसेस आप देखेंगे, सेल वैल्यू एफएमवी के इक्वल है, कम है या ज्यादा है। सेल वैल्यू अगर एफएमवी के इक्वल है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेल आपने करी है जो फेयर मार्केट वैल्यू थी, तो प्रॉफिट और लॉस आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो। हाउएवर इफ, मेन पॉइंट्स अब आते हैं आपके सारे, सेल्स प्राइस फेयर वैल्यू से कम है या सेल्स प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, ये सबसे खतरनाक केस है। इस पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखिए। सेल प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, मतलब से फेयर वैल्यू 10 लाख है बट मैंने आपको असेट दिया 12 लाख का, सॉरी फेयर वैल्यू है से 10 लाख, मैंने आपको असेट दिया 8 लाख का, ठीक है। मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो डिपेंड करता है किस पर, बुक वैल्यू पे, यस और नो। अब सपोज बुक वैल्यू अगर 5 लाख है तो प्रॉफिट होगा 3 लाख का, और अगर बुक वैल्यू 9 लाख है तो क्या होगा, मुझे लॉस कितने का, 1 लाख का। वो कहते हैं अगर प्रॉफिट है तो उसे आप रिकॉग्नाइज कर लो इमीडिएटली, बट अगर लॉस है, मतलब 9 लाख की बुक वैल्यू जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 10 लाख, मैं 8 लाख का बेच रहा हूं आपको, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं 10 लाख की चीज 8 लाख में बेच रहा हूं, 1 लाख के घाटा भी हो रहा है क्योंकि बुक वैल्यू 9 लाख थी। ऐसा तो नहीं कि आप इसके एवज में मेरे से फ्यूचर में जो लीज रेंट चार्ज करोगे वो कम चार्ज करोगे, और अगर ऐसा है तो फिर जो भी लॉस है उसको हम डेफर करेंगे। रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इफ लॉस इज नॉट कंपनसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट। समझ रहे हो आप इसको? 10 लाख क्या है, एफएमवी, बुक वैल्यू 9 लाख, सेल्स वैल्यू 8 लाख, लॉस कितने का हुआ, 1 लाख। रेंट चार्ज करना चाहिए था 1 लाख पर मंथ से 1 लाख ईयर का, बट आप मेरे से चार्ज कर रहे हो सिर्फ 80,000, तो समवट मेरे लॉस को आप कंपनसेट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर लॉस को हम डेफर करेंगे। समझ में? ये आप पहले ये 3 केसेस मैंने दिए हैं, आप इसको पढ़िए, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका पिक ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद इसका सॉल्यूशन आप देखिए नेक्स्ट पेज पर मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि आपका सॉल्यूशन मैच हो रहा है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं, सेल्स प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है। इसका मतलब समझे आप, सेल्स प्राइस फेयर वैल्यू से ज्यादा है, से फेयर वैल्यू 10 लाख है, सेल्स प्राइस 12 लाख है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बुक वैल्यू केस 1 10 लाख है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 लाख रुपए का।
यार एक बात बताओ, सबसे ज्यादा खतरनाक केस तो यह है कि आप सामने वाले को फेयर वैल्यू से ज्यादा पे अपना असेट चिपका रहे हो। आप समझना इस चीज को। 10 लाख फेयर वैल्यू है, मार्केट में जाके वो किसी और से ले लेता, आपसे 12 लाख की ले रहा है। तो जो भी प्रॉफिट है उसको अमोर्टाइज करोगे। एक्चुअली इस वाले प्रिंसिपल में मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जो भी फेयर वैल्यू ज्यादा है सेल्स वैल्यू से, जितनी भी, मतलब फेयर वैल्यू माइनस सेल्स वैल्यू का जो डिफरेंस है उसे आप अमोर्टाइज करो, और जो सेल्स वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से, ठीक है, सॉरी, जो फेयर वैल्यू ज्यादा है आपकी बुक वैल्यू से, और जा भाई, उसको आप इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन से कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ना, मैं तीनों केसेस आपको यहां ही समझा देता हूं। केस 1, मेन केस तो ये चल रहा है सेल्स वैल्यू फेयर वैल्यू से ज्यादा है, उसके अंदर केस 1 फेयर वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल है। फेयर वैल्यू है 10 लाख, बुक वैल्यू है 10 लाख, और सेल्स वैल्यू मैंने आपको दे दी 12 लाख, ये यूनिवर्सल है। तो फेयर वैल्यू बुक वैल्यू दोनों सेम है, मतलब अगर आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन करते, जेन्युइन ट्रांजैक्शन करते, कोई प्रॉफिट नहीं होता। आप 2 लाख रुपए फालतू के प्रॉफिट जो रिकॉर्ड कर रहे हो, 2 लाख रुपए इसको क्या कर देना, डेफर कर देना। केस 2 में आपको देता हूं, फेयर वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से, मतलब से फेयर वैल्यू 10 लाख ही है, बुक वैल्यू 8 लाख है। तो जेन्युइनली ये चीज आपकी 8 लाख की 10 लाख में बिकती, बट आप तो 12 लाख की बेच रहे हो, तो मुझे तो 2 लाख के जेन्युइन प्रॉफिट लग रहे हैं, उसे आप रिकॉग्नाइज कर लो। दैट इज फेयर वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। ये मैंने किया 10 लाख माइनस 8 लाख। बट जो फेयर वैल्यू से एक्सेस आप कमा पा रहे हो, दैट इज अगेन 2 लाख, वो है 12 लाख माइनस 10 लाख के प्रॉफिट, उसे आप क्या कर दोगे, डेफर कर दोगे। समझ में आई बात? केस सी, ये सबसे खतरनाक है, फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से भी कम है। यहाँ तो और खतरनाक सिचुएशन कर रखी है, से आपने फेयर वैल्यू रख रखी है उसमें 6 लाख, बुक वैल्यू है 8 लाख, और आप उसे सेल कितने में कर रहे हैं, 12 लाख में। अब समझना, प्रॉफिट आपको देखने में हो रहा है कितने का, 4 लाख। अरे जेन्युइनली तो ये चीज आपकी बिकनी 6 लाख की चाहिए थी, मतलब लॉस होना चाहिए था कितने का, 2 लाख। पहले तो आप इसे रिकॉग्नाइज करो इमीडिएटली, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। अब जो फालतू है, मतलब 6 लाख की चीज 12 लाख की गई, मतलब प्रॉफिट आप ले आओ 6 लाख का, जिसको आप क्या करो, डेफर। तो अल्टीमेटली लॉस और प्रॉफिट को देखोगे तो फिगर वहीं 4 लाख की पहुंच रही है, बट कितने तरीके से पहुंच रही है, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन, जेन्युइन ट्रांजैक्शन दिखानी है। फेयर वैल्यू से ज्यादा पे कैसे बिक गया, फेयर वैल्यू से जितना एक्सेस है सब डेफर किया जाएगा, फेयर वैल्यू से बुक वैल्यू को कंपेयर करो, और जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करो। दिस एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट इज, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, आप इसे पढ़ के देखिए, और ये आपका क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा AS19, होपफुली आपको पसंद आया तो प्लीज़ गूगल पे जाके ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी, जब आप वहाँ टाइप करेंगे तो साइड में गूगल रेटिंग्स में हमें रेट करना ना भूलें, जो भी आपको इससे लगता है। सून हम इस पे सारे AS प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, इंड AS, IFRS, ठीक है। प्लीज़ कीप शेयरिंग द वीडियोज़ इन योर सर्कल, जिनके लिए भी यूज़फुल हो सकती है। थैंक यू सो मच।